नमस्कार, मैं हूं अजय पटेल और आपका अपने YouTube चैनल आगम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे राज्यसभा के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में, यानी कि जो हाउस ऑफ पीपल है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम विधायिका के बारे में पढ़ रहे थे कि जो विधायिका होती है, विधायिका हमारे भारत में दो स्तरों पर होती है। एक सेंट्रल की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती है और एक होती है हमारी राज्य की विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेटिव। केंद्र की विधायिका का काम होता है पूरे भारत देश के अंतर्गत कानून निर्माण करना या लॉ बनाना, जबकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है इसका काम होता है राज्य के लिए कानून बनाना। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारी केंद्र की विधायिका है इसको हम संसद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम संसद कहते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल के नाम से इसको जाना जाता है, या जनता का सदन इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो जो लोकसभा की अधिकतम संख्या है वो 252 हो सकती है। 552 मेंबर्स लोकसभा में हो सकते हैं, जिनमें से हम बात करें कि 200 530 मेंबर्स हैं ये राज्यों से आएंगे। 530 जो मेंबर्स हैं ये राज्यों से आते हैं या राज्यों से आएंगे, जबकि 20 जो मेंबर हैं या जो 20 मेंबर हैं ये यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, जबकि 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। तो इस प्रकार से अधिकतम संख्या लोकसभा की 552 हो सकती है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में कि वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है इसमें कितने मेंबर्स हैं। तो हम लोकसभा के अंतर्गत यदि वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इसमें 545 मेंबर्स आते हैं। यानी जो प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो 545 मेंबर्स लोकसभा से आते हैं, जिसमें से 543 जो मेंबर्स हैं एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, जबकि 2 मेंबर्स जो हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय से इनको नॉमिनेट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो आंग्ल भारतीय सदस्य हैं, देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि वास्तव में अंग्रेज हैं और आज़ादी के बाद भारत में निवास करने लगे हैं और भारत की ही उन्होंने नागरिकता या सिटीजनशिप ले ली है। ऐसे लोगों को हम आंग्ल भारतीय कहते हैं या एंग्लो इंडियन के नाम से इनको जाना जाता है। तो एंग्लो इंडियन की यदि हम बात करें तो पहले जो लोकसभा थी हमारी, लोकसभा में 2 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के नॉमिनेट किए जाते थे। तो इस प्रकार से अभी जो हाल ही में 2020 के अंतर्गत 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे उन उस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर 2 मेंबर्स जो लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं वो नहीं किए जाएंगे। यानी अब जो मेंबर्स रहेंगे वास्तव में वो 543 मेंबर्स रहेंगे जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। इसमें जो संविधान संशोधन किया गया है ये आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जो संविधान संशोधन किया जाता है ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन था लोकसभा में और विधानसभा में ये 70 से 80 साल बढ़ा दिया गया है। 70 से 80 साल बढ़ा दिया है और ये कब तक रहेगा? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एससी और एसटी के रिजर्वेशन के अंतर्गत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनके लोकसभा में, और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें उनके रिजर्वेशन की या उनके सीटों में उनके रिजर्वेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ना कि हम स्कूलों और कॉलेज में वहाँ पर या शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है और ये 25 जनवरी 1930 तक इन जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं जो कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे जातियों को ऊपर उठाने के लिए या ऐसे समुदायों को ऊपर उठाने के लिए संविधान के द्वारा रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था और इनके लिए हर राज्य विधानसभा में और लोकसभा में सीटें आरक्षित या रिजर्वेशन की जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है और इसी के अंतर्गत पहले
SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय को रिजर्वेशन का प्रावधान था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीटें नॉमिनेट किए जाते थे, 2 मेंबर्स, उनको समाप्त करके केवल इसमें प्रावधान कर दिया गया है कि जो SC और ST का रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा में, उसे 70 से 80 साल बढ़ा दिया गया है। अब 70 से 80 साल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब सबसे पहले हमारे संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद 10 वर्षों के लिए केवल आरक्षण का प्रावधान किया गया था 1960 तक। 1960 तक के 10 वर्षों तक प्रावधान था कि SC ST वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है उनको सुधारने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन फिर से जब इनकी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं आया या थोड़े बहुत स्तर पर सुधार आया, तो सरकार ने फिर से इनकी रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया और 1960 से फिर 70 तक बढ़ाया। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अभी जो रिजर्वेशन है SC और ST समुदाय का लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उनमें ये बढ़ाकर कर दिया गया है। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 70 से 80 साल रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर हमें बात ध्यान रखना है कि जो 104वां संविधान संशोधन है 2020 के माध्यम से, इसमें एंग्लो इंडियन जो समुदाय के 2 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में, इनके प्रावधान को पूरा तरह से समाप्त कर दिया गया है। केवल SC और ST के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें आती हैं ये यूपी से आती हैं। 80 मेंबर्स आते हैं यूपी से। उसके बाद महाराष्ट्र से आते हैं 48 मेंबर्स, 48 मेंबर। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल से 42 मेंबर, 42 मेंबर्स आते हैं। इतना यहाँ पर ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो 545 मेंबर्स हैं, 545 मेंबर हैं, इसमें SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 330 के अंतर्गत, 330 के अंतर्गत यानी 330 के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। 545 जो सीटें हैं ये SC और ST के लिए भी आरक्षित की गई हैं, जैसे अभी हमने बात की। तो यहाँ पर हम बात करें जो SCs के लिए, जो SCs या SC कोटा के लिए जो आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में वो हैं 84 यानी कि 84 मेंबर्स। जबकि हम ST के लिए बात करें तो यहाँ पर 47 मेंबर्स आरक्षित या सीट आरक्षित की गई हैं। यहाँ पर हम देखें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य से सबसे ज़्यादा SC के लिए सीटें आती हैं। अधिकतम सीट जो MPs की सीट हैं या जो सांसद हैं वो आते हैं यूपी से। यूपी से 17 यानी कि 17 जो सदस्य हैं SC समुदाय के वो आते हैं। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल से 10 मेंबर्स आते हैं, 10 मेंबर वेस्ट बंगाल से आते हैं। जबकि हम बात करें SC STs के लिए तो ST में सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स आते हैं वो आते हैं MP से। MP से 6 मेंबर्स आते हैं और झारखंड से 5 मेंबर्स आते हैं ST समुदाय के लिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो 545 जो हमारी कुल मेंबर्स हैं लोकसभा में, अब बात करें तो 543 में से देखा जाए तो 84 मेंबर ST के लिए, SC के लिए और 47 मेंबर्स ST के लिए आरक्षित यहाँ पर रिजर्वेशन सीटों का किया गया है। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के अंतर्गत देखें तो कुल जो मेंबर्स हैं विधानसभा के ऑल ओवर इंडिया वो हैं 4120 मेंबर्स या 4120 सीट आती हैं। 4120 सीट टोटल पूरे ऑल इंडिया में आती हैं, सभी राज्यों में यदि इनको डिवाइडेशन करने के बाद। तो इसमें से यदि SC के लिए देखा जाए, SCs जो MLA हैं यानी कि विधायक हैं वो होते हैं कितने, 614। और यहाँ पर ST के जो MLA हैं वो होते हैं 554। ये भी हमें ध्यान रखना है। और हम अपने MP मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे MLA हैं यानी कि जो विधायक हैं वो आते हैं 230, जबकि 29 आते हैं लोकसभा के MP, जबकि 11 आते हैं राज्यसभा के MP। ये भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बात की है लोकसभा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में कि लोकसभा के अंतर्गत 552 अधिकतम सीट हो सकती हैं, जो कि वर्तमान में 543 है। 543 जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। पहले दो जो मेंबर्स थे लोकसभा में जो कि आंग्ल भारतीय सदस्य थे, ऐसे लोगों को या ऐसे मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन इस प्रकार की जो
कल्चर था या जो प्रथा थी, इसको 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल एससी और एसटी का रिजर्वेशन लोकसभा में है तथा राज्य की विधानसभाओं में है, जिसको भी 70 से 80 साल बढ़ा दिया गया है अभी संविधान लागू करने के बाद। अब ये जो रिजर्वेशन रहेगा ये 25 जनवरी 2030 तक यथावत रहेगा। यहाँ पर हमने बात की है विधानसभाओं की। अब हम बात करते हैं जो लोकसभा का है। जो लोकसभा का चुनाव होता है ये किस प्रकार से होता है, या लोकसभा का जो मेंबर्स होते हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें जनता सीधे वोट करती है, यानी इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है या डायरेक्ट तरीके से होता है। इस चुनाव होता है, इस पद्धति को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। यानी जितने भी हमारे भारत में जो कि हमारे डायरेक्ट चुनाव होते हैं, यानी जनता जिसमें भाग लेती है, उन पूरे चुनाव में जो पद्धति अपनाई जाती है, इस पद्धति को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से इस पद्धति या इस प्रक्रिया को जाना जाता है। जबकि हमने बात की थी जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनमें जनता सीधे भाग वोट नहीं करती है। उस सिस्टम को हमने कहा था एकल संक्रमणीय मत प्रक्रिया या एकल संक्रमणीय वोट प्रक्रिया या मतदान की प्रक्रिया के नाम से उसको जाना जाता है। उसमें जबकि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसमें एक प्रक्रिया है कि जैसे मान के चलिए 4 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एक कैंडिडेट को यहाँ पर 18 वोट मिले हैं, दूसरे कैंडिडेट को 20 मिले हैं, तीसरे कैंडिडेट को 15 मिले हैं और चौथे कैंडिडेट को यहाँ पर मान के चलिए 25 वोट मिले हैं। तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट जीता माना जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जबकि जो हमारी एकल संक्रमणीय प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 50% मत प्राप्त करना, जीतने वाले कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा मत प्राप्त करना जरूरी होता है। वो प्रक्रिया हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी वो प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसको हम विस्तार से समझेंगे जब राष्ट्रपति के यहाँ पर पढ़ेंगे, तो उसको हम एकल जो संक्रमणीय मत प्रक्रिया है उसको हम समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। साथ ही में हम देखें कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी पहले 21 वर्ष के पूरे होने पर ही वोट डालने का अधिकार था। इसको कब घटा दिया गया है? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें आप। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कार्यकाल होता है लोकसभा का उसके बारे में। तो लोकसभा के कार्यकाल या टाइम पीरियड के बारे में देखें तो वैसे जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यदि बहुमत खो दें तो पहले भी विघटन हो सकती है। यानी लोकसभा यदि सरकार अपना बहुमत खो दे तो पहले भी लोकसभा को विघटन या उसको विघटन किया जा सकता है। और यहाँ पर आर्टिकल 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुनाव कराने के लिए कह सकते हैं। आर्टिकल 85 के अंतर्गत 85 में प्रावधान है कि विघटन जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा को विघटन करके नए चुनाव का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास रख सकते हैं। तो ये आर्टिकल 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के लिए ये शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वैसे तो जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यदि सरकार अपना बहुमत खो दे तो लोकसभा को पहले भी 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। अगली हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। यदि राष्ट्रीय का आपातकाल या इमरजेंसी का समय चल रहा है या इमरजेंसी चल रही है तो इमरजेंसी जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है ये किया गया है आर्टिकल 352 के तहत। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। तो जब इमरजेंसी चल रही है तो एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया जा सकता है। यानी आपातकाल की कंडीशन में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है और 1 वर्ष करते हुए कई बार इसको बढ़ाया जा सकता है।
जब हमारे भारत देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था 1975 के 75-76 में, तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया था। जब इंदिरा जी की सरकार थी उस समय के कार्यकाल में 1 वर्ष जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का जो अवधि है या जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जा सकता है, और ऐसे 1 साल करते हुए कई बार जो लोकसभा का टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखें जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था, इसमें लोकसभा का जो कार्यकाल था ये 6 वर्ष कर दिया गया था। जब इंदिरा जी की सरकार थी तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया या उनके द्वारा कर दिया गया। फिर जब इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी और एक नए प्रधानमंत्री बने भारत में, मोरारजी देसाई के द्वारा 44वां संविधान संशोधन लाया गया और लोकसभा की अवधि को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि लोकसभा की अवधि को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 वर्ष बढ़ाया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लोकसभा की अवधि फिर से 5 वर्ष कर दी। तो इस प्रकार से हमने एक राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन देखी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो 82 में प्रावधान किया गया है परिसीमन आयोग का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो डिलिमिटेशन जो कमीशन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन या जिसको हम परिसीमन आयोग के नाम से जानते हैं, आर्टिकल 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन किया जाएगा, यानी जनगणना के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी प्रत्येक राज्य को। इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 82 के अंतर्गत। और तब से यदि हम बात करें जो परिसीमन आयोग है या डिलिमिटेशन जो आयोग है, इसने 4 बार परिसीमन कर दिया गया। कब कब परिसीमन आयोग का गठन किया गया? 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में ये परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो परिसीमन आयोग ये करता है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों के लिए लोकसभा और विधानसभा की सीटें आवंटित करता है, यानी जहां पर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहां पर उतनी ज़्यादा सीटें आवंटित की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक जो स्थिति देखने को आती है कि 42वां संविधान संशोधन था, तो सीटों का आवंटन वर्ष 2002 तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही रहेगा, यानी जितनी भी अभी वर्तमान में हम सीटें देखते हैं वो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटें देखते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि जो सीटों का आवंटन है ये वर्ष 2002 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा। फिर इसमें 2001 में भी फिर अगला जो संविधान संशोधन किया गया 2001 में 86वां संविधान संशोधन 2001 86वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अगले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक और बढ़ा दिया गया है, यानी 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी बढ़ा दिया गया 25 वर्षों के लिए। कब बढ़ा दिया गया? 86वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक इसके जो सीटें हैं आवंटित इनको बढ़ा दिया गया है, यानी 2026 तक किसी भी प्रकार का सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगली हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जो कि राजस्थान से हैं। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में यदि हम बात करें तो जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह लोकसभा की बैठक तक पद धारण करते हैं। यानी जब लोकसभा विघटित हो जाती है 5 वर्षों के बाद लोकसभा जब विघटित होती है तो यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो अपने पद नहीं छोड़ते हैं, नई लोकसभा की बैठक तक वो लोकसभा के अध्यक्ष का पद धारण करते हैं, यानी जो नई लोकसभा चुन के आएगी उसके जब तक उसकी बैठक तक अपना पद पर रहते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। लोकसभा के यदि हम सदन के बारे में देखें, संसद के लोकसभा के लिए जो
अध्यक्ष के लिए पावर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। 100 आर्टिकल जो है 108 के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनको पावर दी गई है कि जो संयुक्त जो सदनों की यानी कि दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसमें आर्टिकल 108 के अंतर्गत वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ये बुलाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति, जबकि इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत 108 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पर एक पावर और दी गई है लोकसभा के अध्यक्ष को कि वह तय करते हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको भी डिसाइड करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। यहाँ पर हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे कि धन विधेयक क्या होता है या इसके बारे में। अब हम बात करते हैं उपाध्यक्ष के बारे में, यानी जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, 22 स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में हम बात करते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाता है। जैसे हमारे अध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्यों में से ही एक किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, वैसे ही उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ही किसी एक मेंबर्स को चुना जाता है। यहाँ पर हम बात करें लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे M.A. अयंगर। कौन थे? M.A. अयंगर। अभी आपको वर्तमान में देखें तो लोकसभा के कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। तो प्रथम याद रखना है, प्रथम कौन थे? प्रथम थे M.A. अयंगर। यहाँ पर हम बात करें कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यदि उन्हें अपना इस्तीफा देना है तो या त्यागपत्र देना है तो वो उपाध्यक्ष को देते हैं, या उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना है तो देते हैं अध्यक्ष के लिए। ऐसे ही प्रक्रिया यहाँ पर चलती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। जो राष्ट्रपति होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के लिए देते हैं। तो इस प्रकार से भी हमें ये ध्यान रखना है। अगली हम बात करें विपक्ष के नेता की, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में हम बात करें तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि संविधान में जो विपक्ष के नेता हैं इसका कोई भी प्रोविज़न या प्रावधान नहीं था। 1969 के बाद जो लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं उसके पद का सृजन किया गया और 1977 का जो विधेयक था उसके माध्यम से इसको मान्यता प्रदान की गई है। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में देखा था कि संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। और यदि हम वर्तमान के बारे में बात करें तो वर्तमान में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं है, विपक्ष का कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि यदि हम कांग्रेस की बात करें, जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है अभी जो हमारी 17वीं लोकसभा है इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीट्स जीती थी कांग्रेस ने, जो कि लेकिन 52 सीट जीती थी। लेकिन यदि विपक्ष का नेता बनने के लिए टोटल सीट्स का 1/10 सदस्य, टोटल सीट का 1/10 सदस्य, उस 1/10 सदस्य एमपी या लगभग कितने मेंबर्स? 55 एमपी होने चाहिए, तब जाके उस पार्टी को जो विपक्ष के नेता का पद है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें 1/10 सदस्य उस पार्टी के मेंबर्स कुल सीटों का, यानी हम बात करें 545 जो सीट हैं उनका 1/10 सदस्य यदि जीत कर आते हैं, यानी लगभग कितने मेंबर्स? 55 मेंबर्स यदि लोकसभा में जीत के आते हैं तो उस पार्टी के किसी नेता को विपक्ष का नेता का पोस्ट या पद दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 52 सीट, जो कि यहाँ पर उसको विपक्ष के नेता का पद नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें जो प्रथम लोकसभा के जो विपक्ष के नेता थे वो थे राम शुभंग सैन थे, जो कि लोकसभा के थे। जबकि हम बात करें राज्यसभा के प्रथम जो विपक्ष के नेता थे वो थे श्यामनंद मिश्र। तो यहाँ पर याद रखना है राम श्याम। तो लोकसभा में कौन थे? राम शुभंग सैन, जबकि यहाँ पर राज्यसभा में कौन थे? श्यामनंदन मिश्र। अब हम बात करते हैं अगली बात करते हैं जो सामयिक अध्यक्ष होते हैं या जिनको हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर वास्तव में जब नई लोकसभा चुन के आती है तो नए मेंबर्स के लिए
जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जब तक उनका चुनाव नहीं हो जाता है तो किसी ऐसे वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जिसका काम होता है लोकसभा के जो मेंबर्स चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाना और लोकसभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करना। यानी जो लोकसभा के सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। और यदि हम बात करें 17वीं जो लोकसभा है, वर्तमान की जो 17वीं लोकसभा है, इसमें वीरेंद्र कुमार जो एमपी थे टीकमगढ़ से, एमपी थे टीकमगढ़ से, इनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर हमने बात की प्रोटेम स्पीकर के बारे में कि प्रोटेम स्पीकर वास्तव में अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जिनका काम लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव करना, और जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, नए मेंबर्स जो चुन के जाते हैं उनके लिए शपथ दिलवाना, ये प्रमुख काम लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है उनका होता है। अगली हम बात करें व्हिप, या जिसको हम सचेतक के नाम से जानते हैं। व्हिप हम बात करें, व्हिप या सचेतक इसको कहा जाता है। व्हिप संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित व्हिप होती है। यानी कोई भी पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन की पार्टी हो, अपने मेंबर्स के लिए एक व्हिप या सचेतक जारी करती है। इसी को अपने मेंबर्स के लिए किसी भी चुनाव में या लोकसभा में आने के लिए जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक व्हिप जारी करती है कि अनिवार्य रूप से इस चुनाव में या पार्टी के लिए काम करना होगा, या पार्टी के यदि कोई व्यक्ति व्हिप के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति या पार्टी का जो मेंबर्स है वो, यदि पार्टी के मेंबर्स का यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई मान लीजिए एमपी है या एमएलए है, यदि व्हिप के खिलाफ, पार्टी के द्वारा जो व्हिप जारी की जाती है, यदि उसके खिलाफ जाता है तो इस कंडीशन में जो पार्टी होती है उसके द्वारा जो व्यक्ति होता है या जो एमपी या एमएलए है उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। तो व्हिप चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, एक प्रकार का सचेतक या एक प्रकार का वो अपने मेंबर्स के लिए, पार्टी से चुने गए जो मेंबर्स हैं, चाहे एमपी या एमएलए हुए, उनके लिए एक सचेतक या व्हिप जारी करती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि पार्टी के हित में उन मेंबर्स के लिए काम करना होता है। तो इस प्रकार से हमने बात की है लोकसभा के बारे में। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे पहले आम चुनाव के बारे में, और वर्तमान का जो हमारा 17वीं लोकसभा का चुनाव है उसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो।